दुनिया में कहीं पर भी चुनाव जो है वो किसी एक मुद्दे के ऊपर कभी भी नहीं लड़ा जाता। Remember, a lot of China's economic growth is thanks to the Japanese, which nobody wants to acknowledge. अभी तक कोई भी इलेक्शन एक भी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं चला है, तो मेरे को पता नहीं क्यों ये लड़का जाके बाहर बकवाक करते रहता है। चुनाव और बहुत सारी चीजों पे लड़ा जाता है। वैसे ही 2024 का चुनाव बहुत सारी चीजों पे लड़ा जाएगा। अब जो एक्चुअल रोल होगा कि आप अपनी पॉलिटिक्स देश के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था में क्या हाल है, खुद जिंदगी बेहतर होगी नहीं होगी, उस पर बहुत ज्यादा चुनावों का दारोमदार होता है। You know, China has almost 100 times the amount of social disruptions that India has. लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता है, but it is there in the statistics. यूरोपियन सोशल डेमोक्रेट जो है उसका जो वार्तालाप है वो एक $20,000 इकोनॉमी का वार्तालाप है। Remember, communism is an Abrahamic religion. Never forget that. The root is from there. A lot of the core philosophy is from there. भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दी है? कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस उससे टोटली अलहदा हो गई है। आज कांग्रेस समझती है राष्ट्रवादी होना गाली है। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के चुनावों की और चुनावों से संबंधित कुछ विषयों की, और उसकी चर्चा करने के लिए मेरे दोनों तरफ दो बहुत मजबूत और बहुत ही तगड़े तर्जियाकार मौजूद हैं, जिनको हम बोलते हैं हेवी वेट एनालिस्ट्स। तो मैं स्वागत करता हूं सुशांत सरीन जी का और अभिजीत अय्यर मित्रा का। हर हर महादेव। और इसके साथ ही मैंने एक और व्यक्ति को कन्वर्ट कर लिया, घर वापसी करा ली, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब आप बताएं सुशांत जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं और 2024 के चुनावों के दृष्टिकोण से, उसके मद्देनज़र हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की बातें हो रही हैं। ख़ासतौर से हमारे एक प्रमुख नेता हैं विपक्ष के, वो बाहर जाके ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कुछ हमारे पड़ोसी देशों के साथ या जो G20 है या इस तरह के कोई जो मुद्दे हैं, ये कुछ प्रभाव डालेंगे क्या? संजय जी, एक तो जो लोग बाहर जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, वो चुनाव तो उन्होंने भारत में लड़ना है, और बाहर जाके जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार है, उससे मुझे लगता नहीं है कि भारत के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों की गुस्सा जो है वो आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप भारत को विदेशों में गाली पड़वा करके अपनी सियासत चमका सकते हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन उसका फ़ायदा होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज एडवाइज़र्स हैं जो भारत में रहते नहीं हैं, लेकिन भारत में हस्तक्षेप करना हरदम चाहते हैं। इनका क्या नाम रखा था तुमने? Pastor Samuel Dixon. तो वहाँ पर भी कोई सैम टाइप के ही लोग हैं। हाँ। उसी टाइप के, इसी टाइप के पैस्टर टाइप के लोग, इसी टाइप के pastor. है ना वो हमारा क्रिस्टोफ जाफरलो। वो भी है। वो तो एक नंबर का जाहिल है। तो तभी जाहिल जाफर लो है, लेकिन जाहिल भी है। क्या नाम उसका? क्रिस्टोफ जाहिल लोट। हाँ, जाहिल लॉट। एक झील कुछ है ना, क्या नाम उसका? गिलीज है। It's pronounced हाँ, झील, I झील. think. But you know what Gilles means in French, no? झील, हाँ। It's baby goat. झील वर्नियर। सो ये ठीक है, ये प्रोपेगेंडा अपना कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो विदेश नीति है वो कुछ असर तो डालती है चुनावों पर। लोगों को अच्छा लगता है कि अगर आपके देश की सराहना हो रही हो, आपकी जो लीडरशिप है उसकी सराहना दुनिया भर में हो रही हो, तो वो नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, वो पॉजिटिव चीज़ तो ज़रूर है। लेकिन क्या वो गेम चेंजर अपने आप में है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि चुनाव, और भारत के अंदर चुनाव, भारत क्या दुनिया में कहीं पर भी
चुनाव जो है वो किसी एक मुद्दे के ऊपर कभी भी नहीं लड़ा जाता। ये जो आपके अनपढ़ गवार टाइप की मीडिया है वो एक मुद्दे को लेकर के चुनाव का केंद्र बिंदु बना देगी और समझेगी कि चुनाव उसी केंद्र बिंदु के ऊपर लड़ा गया। जैसे अभिजीत और हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि क्या 2004 में भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय हुई वो इंडिया शाइनिंग के करके हुई या उसके और कारण थे। और मैं मानता हूं उसके बहुत सारे और कारण थे जिसके करके, और उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट खराब थी, उनकी अलायंसेस टूट गई थी, वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें थी। लेकिन जो एक लेफ्टिस्ट टाइप का मीडिया है भारत के अंदर, जो खुद दुनिया की सबसे अच्छी चीजें चाहता है, जो खुद दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके पैसे पे खूब ऐश करना चाहता है, जो खुद फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की टिकट लेकर घूमना चाहता है, जो खुद अपने घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां, अपने घरों में बहुत अच्छे एसी, ऑल्दो एसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ऐशो आराम की जिंदगी जो एक कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल है खुद लीड करना चाहता है। लेकिन भारतवासियों के लिए सोशलिज्म, भारतवासियों के लिए गरीबी, भारतवासियों के लिए अखलास, आपका अफलास, आपकी पावर्टी और उसकी वर्शिप, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा तबका है जिसको इंडिया शाइनिंग, जिसने वो मुद्दा बनाया ताकि अगर सरकार पलट गई है और सरकार हार गई है तो वो अपना सोशलिस्टिक एजेंडा जो है भारत में लेकर के आएंगे, ये उनका प्रचार था। लेकिन चुनाव और बहुत सारी चीजों पे लड़ा जाता है। वैसे ही 2024 का चुनाव बहुत सारी चीजों पे लड़ा जाएगा और मैं मानता हूं कि ये G20 या बाकी जो चीजें हैं या पड़ोसी देशों के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं नहीं हैं, वो जनमानस में उसको सराहा जा रहा है या उसको एक तंग नजरी से देखा जा रहा है या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये एक बहुत मार्जिनल सा रोल प्ले करेगा। जो एक्चुअल रोल होगा कि आप अपनी पॉलिटिक्स देश के अंदर कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा देश की अर्थव्यवस्था में क्या हाल है, लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में उम्मीद है कि नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर कर पाएंगे, उनकी खुद जिंदगी बेहतर होगी नहीं होगी, उस पर बहुत ज़्यादा चुनावों का दारोमदार होता है। बाकी और जो लोकल लेवल की कन्फिग्रेशंस होती हैं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है, वो भी असरअंदाज होती है। लेकिन सिर्फ विदेश नीति अलोन ना तो आपको चुनाव जिता सकती है ना हरा सकती है, उसमें थोड़ा सा आपका फायदा कर सकती है। ये जो इन्होंने कहा कि विदेश नीति अलोन, तो हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या विदेश नीति भी चुनावों में मुद्दा होगी। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन के बारे में ये विपक्ष के जो एक बड़े नेता हैं तथाकथित, वो जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं कि चीन ने भारत का भूभाग हथिया लिया है। और उसके बाद फिर वो चीन की प्रशंसा भी करते हैं कि चीन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चीन ने BRI किया है, चीन के पास विज़न है, भारत के पास कोई विज़न नहीं है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मुद्दा जो है, ये संभवतः ये दिखाने का प्रयास है कि जो वर्तमान नेतृत्व है वो बड़ा दुर्बल है, निर्बल है, वीक है, और इसलिए भारत इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। तो ये मुद्दा कैसे चलेगा? हाउ विल इट गो फॉरवर्ड? देखिए ये मुद्दा चलता ही नहीं है। क्योंकि देखिए एक तो मैं इसका आप बहुत एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, एक बुद्धिजीवी एक्सप्लेनेशन, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बंदा इतना बुद्धू है कि उसके लिए बुद्धिजीवी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए उसको चीन क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसके दादी और बाप ने जो किया था वो सब बोंडी हो गया। आप जाके अमेठी में आप जाके देखो आज कितना सारा इंडस्ट्री राजीव गांधी ने बना के रखा है, एक भी चलता है, सब के सब बैंकरप्ट हो गए। वो जो शी जिनपिंग कर रहा है ना अपने ट्रेन सिस्टम के साथ, अपने कंस्ट्रक्शन सिस्टम के साथ, जो इसका बाप करता था वो इसीलिए शी जिनपिंग उसका बाप हो गया। मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है? वो आप थोड़ा चीनी लगते हो थोड़ा। आप you look like the Indian version of Xi Jinping without minus the hair. So I'm a Pakistani general also and I'm Xi Jinping also. Yes. Okay.
तो इसमें क्या है कि जो चीन है वो वही करता है जो गांधी परिवार बहुत दिनों से करते आया है। थोड़े बहुत चीजें इधर उधर चल जाएंगी, जैसे इसरो शुरू किया था, बहुत मेहरबानी की, वो अब मून रॉकेट पे आ गया, ठीक है। इसरो नेहरू जी ने नहीं शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था? इसरो तो 1969 में शुरू हुआ है। और वो जो इनको माइनर पहले जो वो डिटेल्स, कमेटी जो बनी थी माइनर वो डिटेल्स। इंडियन नहीं ना, माइनर डिटेल्स नहीं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बता देता हूँ आपको पूरा। कि सबसे पहले वो जो कमेटी बनी थी, आई थिंक इंकोपार और समथिंग, वो डॉक्टर राजा रमन्ना ने बनाई थी। दैट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और उसके लिए फंडिंग देने को नेहरू जी ने मना कर दिया था। बाद में फिर उसी कमेटी को अपग्रेड करके इसरो बनाया गया। दैट हैपेंड इन 1969। नेहरू जी हैड रिफ्यूज्ड फंडिंग इन स्पाइट ऑफ लेटर्स फ्रॉम डॉक्टर होमी भाभा। And it happened under Indira Gandhi. Now, remember, a lot of China's economic growth is thanks to the Japanese, which nobody wants to acknowledge. जो उन्होंने फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया था नॉर्दर्न चाइना का, उसी का बहुत बड़ा ये है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन नोएम चॉम्स्की बोलते हैं कि ताइवान, सिंगापुर, चाइना क्यों इंडस्ट्रियलाइज हुए, कोरिया क्यों इंडस्ट्रियलाइज हुए, जापानियों की वजह से। और फिर ऑफ कोर्स देयर इज द इनपुट ऑफ व्हाट द चाइनीज देमसेल्व्स डिड, व्हिच इज बैंक्रप्सी, which is your train system जो $1 trillion, about $800 billion डेट में है। एक लाइन भी प्रॉफिटेबल नहीं है एक्सेप्ट बीजिंग टू शंघाई में भी, ठीक है। उनका कंस्ट्रक्शन पूरा कोलैप्स हो रहा है, उनका ओबोर जो BRI कहते हैं वो भी कोलैप्स हो रहा है, एक भी उसमें एक प्रॉफिटेबल स्कीम नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे युवराज को वो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी प्रॉफिटेबल ना हो पर बहुत पैसा जाए और खुद के खानदान को बहुत सारा पैसा मिले। शी जिनपिंग ने पता नहीं कितना मार काट करके रखा है उसमें खुद अपना पैसा ये कमाने के लिए। उसकी बेटी तो हार्वर्ड में पढ़ती है, हमारे युवराज भी हार्वर्ड में गए थे ना, ड्रॉप आउट हो गए पर उधर ही गए थे। तो ये एक आप देखिए, देयर इज एन अफिनिटी फॉर बैड इकोनॉमिक्स, देयर इज एन अफिनिटी फॉर नॉट डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, there is an affinity for not doing opportunity costing or any of that. So obviously he feels a great affinity towards China. Now how does this play out in India? आप मेरे को ये बताइए, कभी भी इस देश में कोई भी इलेक्शन फॉरेन पॉलिसी पे चला है? फॉरेन पॉलिसी पे तो नहीं चला है, लेकिन पड़ोसियों के साथ युद्ध पे चला है। तो युद्ध अलग बालाकोट पे चला है, क्योंकि वो कहते हैं ना फॉरेन वॉर इज द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। तो फॉरेन पॉलिसी पे नहीं चला है, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी पे चला है। बट अभी तक कोई भी इलेक्शन एक भी फॉरेन पॉलिसी पे नहीं चला है। तो मेरे को पता नहीं क्यों ये लड़का जाके बाहर बकबक करते रहता है, और वो भी बकबक एक भाषा में करता है जो लोकल लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप जाके, हम इधर जयपुर में बैठे हैं आपके चर्च में, आप अपने चर्च के बाहर चले जाइए और थोड़े किसी रिक्शा ड्राइवर से पूछिए कि भाई साहब आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देखिए हमारे धियो व्यूअर्स यो के लिए नः आप प्रचोदयात्। अल्ताकिया बहुत अच्छा करते हैं, पर आपका चर्च बहुत सुंदर चर्च है, आपने बहुत सुंदर सा चर्च बना के रखा है। वैसे अगर आप जयपुर में हैं, प्लीज़ डू कम टू हिज चर्च। इट इज़ द चर्च ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मैरी बाय पास्टर सैमुअल डिक्सन। तो आप बाहर जाके रिक्शा ड्राइवर से पूछ लीजिए, इज़ इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और क्या वो आपको ऐसे अनशन की गाली बकेगा, आपके कान लाल हो जाएंगे, आपके कुर्ते से भी ज्यादा लाल हो जाएंगे आपके कान, ठीक है। फिर आप जाके किसी और रिक्शा ड्राइवर से पूछिए कि भाई साहब ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर क्या होता है भाई, आपको और भी गालियां मिलेंगी, फिर आपके कान लाल से टोटली नीले हो जाएंगे। हार्मनी ऑफ चाइना ना, तो हार्मनी ऑफ चाइना ये सब क्या है, मेरे को भी खुद का नहीं पता है। सोशल हार्मनी ऑफ चाइना, भाई मैं चाइना में इतनी बार जा चुका हूँ, आप स्टेटिस्टिक्स देख लो। यू नो चाइना हैज ऑलमोस्ट 100 times the amount of social disruptions that India has. लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलता है, वो पता नहीं चलता है, बट इट इज देयर इन द स्टेटिस्टिक्स। सो ये लड़का बहुत, आई मीन मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, मैं बस आपके चर्च थोड़ा चावल खाने आया था। अरे भाई थोड़ा चावल ला के दो,
वो ये बहुत डिस्टिंग्विश्ड चीज़ें की बात करते रहती हैं, मेरी सोच समझ के बाहर है। ये शायद वही वो जील और क्रिस्टोफ को समझ में आएगा, हमारे वोटर लोगों को समझ में नहीं आने वाला है सब बकवास। मैं लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं संजय जी, अभी आपने बोला ना बालाकोट, जो 2019 का चुनाव था वो बालाकोट पे ना तो लड़ा गया ना जीता गया। हाँ। ठीक है, इट वाज जस्ट अ फैक्ट। ये पाकिस्तानियों को ऐसे लगता है कि हमारी बड़ी अहमियत है और हमारे बारे में ही भारत जो है ना हमारे बारे में ही और ये इतने जाहिल जानवर टाइप के हमें लोग मजे लेने हैं। होते नहीं तो नहीं बात सुनिए, करते हैं मैं ना। आपको बताता हूँ, उनको पता है कि ये लगता है कि हमारे को तो ये इग्नोर कर रहे हैं, हमारी तो पूछ ही नहीं है। फिर अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो बोलते हैं कि सारा का सारा चुनाव जो है हमारे ऊपर लड़ा गया। देखिए, एक आप तो खैर अधिकारी भी रह चुके हैं, आपने देखा होगा स्पीचेस जब नेता जाके करते हैं, वो आधा पौना घंटा अगर उसने बोला, 1 घंटा उसने अगर एक भाषण दिया किसी नेता ने, चाहे वो मोदी टाइप का ही इतना दिग्गज नेता हो, उसने जरूर 1 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बोले होंगे कि जी एक, और क्योंकि वो एक लाइव मुद्दा था उस समय, उसने वो जरूर बोला होगा। लेकिन 1 घंटे के भाषण में उसने शायद 30 सेकंड पाकिस्तान का नाम मेंशन किया होगा कि जी उन्होंने देखिए कुछ करने की कोशिश की और हमने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ही हैज टिक्ड अ बॉक्स, वो सिर्फ उतना ही किया है। अगले दिन लेकिन जब आप अखबारों की सुर्खियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें और तो जो कुछ उसने बोला वो सब कुछ नहीं आता, उसमें सिर्फ यह आया कि प्रधानमंत्री जी ने बालाकोट के बारे में ये बोला कि भारतीय सेना जो थी विजयी हुई। तो पाकिस्तानियों को लगता ओहो हम तो आ गए इनके उसमें, लेकिन दैट इट इज नॉट अ सेंट्रल इशू। हाँ, अगर एक डिजास्टर हो फॉरेन पॉलिसी का, दैट कैन बिकम अ मेजर इशू, इट विल स्टिल नॉट बी अ सेंट्रल इशू। जो केंद्र बिंदु है चुनाव का वो कभी भी नहीं, वो एक मुद्दा होगा लेकिन मेन मुद्दा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं आपको इसमें याद है 62 और 71 दोनों चुनाव जो थे वो वॉर के पहले लड़े गए, तो इसलिए वी डोंट हैव अ वैलिड कंपैरिजन एक्सेप्ट 1999 में भी 99, लेकिन 99 में भी आप ये देखें, और जो 2019 का चुनाव है ये जीते किस पे? पॉलिटिकल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया थी इनकी, और दूसरा जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी इनकी, ये उस पर जीते हैं। ठीक है, आप 2008 में जब हमला हुआ मुंबई वाला जो पाकिस्तानियों ने करवाया, इनके टेररिस्ट ने, और मैं कल हमको बार बार बोलना चाहिए वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी सरकार के टेररिस्ट थे। उन्होंने जो और हिंदुस्तानियों को मारा, भारतीयों को मारा और कत्लेआम किया यहाँ पर इन्होंने। वो चुनावों के बीच में, आप तो राजस्थान में बैठे हैं, राजस्थान के भी चुनाव उस समय चल रहे थे और बहुत लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार हार जाएगी, लेकिन कांग्रेस, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार वो चुनाव जीती। वो जीती, लेकिन चूंकि मैं उसके प्रेडिक्शंस और एनालिसिस में इन्वॉल्व था, उसमें फ़र्क तो पड़ा था। फ़र्क ये पड़ा था कि बीजेपी को हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 50 सीट क्रॉस करेगी, लेकिन वो 78 तक पहुंच गई उसके बाद। क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश का चुनाव उसी दिन था, तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। दिल्ली भी उसी दिन था, चुनाव दिल्ली अगले दिन या कुछ था, 1 2 दिन के अंदर अंदर था, या वो उसके दौरान था? नहीं, वो उसके पहले हो गए थे सारे। नहीं, दिल्ली वाला मेरे को याद है, बिकॉज आई वाज 26/11 वोटिंग के इन बाद दिल्ली। में जो अकेला इलेक्शन हुआ था उसके बाद में वो राजस्थान हुआ था, लेकिन राजस्थान पर उसका असर पड़ा था। वसुंधरा बहुत बुरी तरह से हार रही थी, लेकिन वो रिस्पेक्टेबल हारी, ये तो पड़ा। देखिए, वो आपका आंकलन भी तो गलत हो सकता है ना। आप सोच रहे थे बहुत बुरी तरह से हारेंगी, वो वैसे भी इतनी बुरी तरह से नहीं हारने वाली थी। myself to be very हाँ, तो accurate. ये अब आप जैसे बुद्धिजीवियों की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं कि भाई हमको सब कुछ पता है। जनता जनार्दन है भाई। सर, आप तो छोटे मोटे हिंदू स्कूल से एजुकेटेड हो, हमारे पास्टर सर हम कॉन्वेंट ऑफ जीसस ऑफ मेरी से हम भी निकले। क्रिस्तान स्कूल से ही हैं। मेरा जो लास्ट स्कूल था वो था राजा रघुवर दयाल कॉलेज, सीतापुर। Let me give you an example of an election that was heavily impacted by foreign policy, और वो था 77 का इलेक्शन।
लोग समझते नहीं है कि इमरजेंसी भी फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी रीजंस के वजह से भी हुआ था। 71 में हमने पाकिस्तान को हराया, पर उसका जो कॉस्ट था, जो 10 करोड़ रेफ्यूजीज नहीं 1 करोड़ रेफ्यूजीज जो आ गए थे उधर, उसका कॉस्ट हमको एकदम बैंकरप्ट कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ कि 73 में जो इजराइल और मिडल ईस्ट कंट्रीज का जो युद्ध हुआ, उसके बाद ऑयल एम्बार्गो सऊदीज ने शुरू किया, और इसका जो पूरा कॉस्ट ऑफ द वॉर था जो हम चुका रहे थे, वॉर का कॉस्ट था, रेफ्यूजीज का कॉस्ट था, ऊपर से उसके ऑयल ऊपर शॉक। ऑयल का शॉक जो लगा था, उससे जो सामाजिक तनाव जो बढ़ा, उसी के वजह से वो जयप्रकाश नारायण ने बोला था कि आर्मी शुड नॉट लिसन टू इंदिरा गांधी, दिस दैट ऑल ऑफ दैट, व्हिच अल्टीमेटली लेड टू योर इमरजेंसी, एंड दैट इज द ओनली टाइम you have really had a foreign policy issue affecting Indian elections in a real way. Global developments which had an impact on Indian economy. Yeah. अगर आप उसको संभाल लेते, भाई जैसे आपने कोविड संभाला ना, तो आप यूपी में जीत गए। जितना आप बाकी आपके खिलाफ प्रचार किया गया, आप उसके बावजूद यूपी में जीते ना। अगर लोगों के जो उनकी परिवार के जन हैं, एक्चुअली सरकार ने कुछ ना किया होता, मैनेज ना किया होता, डू यू थिंक कि लोग आपके लिए वोट करते? अगर आपने उनकी मदद ना की होती, जो आपने लाभार्थी वाला जो सारा का सारा सिस्टम बनाया था, ताकि प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं लोगों के लिए, अगर आप ना करते तो आप, द गवर्नमेंट रोज अप टू द टास्क, दे स्टेप्ड अप टू द प्लेट, राइट? नंबर 1। नंबर 2, यूपी में स्पेशली, यूपी में नहीं, बाकी जगहों पे नहीं हुआ तो सभी जगह था, लेकिन यूपी में स्पेशली दी चीफ मिनिस्टर वाज वेरी वेरी एक्टिव। तो जो आप जो बात कर रहे हैं अभिजीत, एंड वो बिल्कुल सही बात है कि उसका एक इम्पैक्ट, बहुत मेजर इम्पैक्ट आया था। युद्ध का खर्चा, उसके ऊपर से ये जो प्रॉब्लम आ गई थी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, प्लीज रिमेंबर, हम बहुत बोलते हैं ना, रूस हमारा दोस्त है, उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। कितनी इंटरफेरेंस थी उस जमाने में, रूस की भी थी, अमेरिका की भी थी, सबकी थी। और जो इंदिरा गांधी वगैरह बोलते थे कि एक विदेशी हाथ है, वो विदेशी हाथ था यहाँ पर, और वो किनके थ्रू ऑपरेट कर रहा था? ये जयप्रकाश नारायण टाइप के लोगों के थ्रू ऑपरेट कर रहा था। इनके लिंकेजेस कोई स्टडी करे ना, सोशलिस्ट इंटरनेशनल और पता नहीं कैसे कैसे इनके वो थे। तो वो एक इशू रहता है, बट अगेन नॉट द सेंट्रल इशू, नॉट ऑलवेज। हम बात कर रहे थे कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उन पर लेफ्टिस्ट का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और अभी ये जो हेडक्वार्टर ऑफ लेफ्टिस्ट, ग्लोबल लेफ्टिस्ट का हेडक्वार्टर है शिंचपो, वहाँ पर भाषण दे रहे थे। और यहाँ पर उसका एक क्या है, अशोका यूनिवर्सिटी में वही क्रिस्टोफ जेफरलॉ, उसको हम बुलाते हैं, वो आता नहीं है हमारे जयपुर डायलॉग्स पे, जवाब भी नहीं देता है। और लोग भी बुलाते हैं तो वो खाली राहुल गांधी को रिस्पॉन्ड करता है या सैम पिट्रोडा को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो ग्लोबल लेफ्टिस्ट हैं, जो सपोजिटली इंटेलिजेंट पीपल, तो ये किस तरह से सोचते हैं कि भारत को ये इम्पैक्ट कर लेंगे? ये शील वर्नियर या जो कुछ भी था इनका, ये अशोका यूनिवर्सिटी का जो चला रहा था, जिसके हटाए जाने से बहुत लोग व्यथित हैं, जाफरलॉ ने रिजाइन कर दिया है, आई थिंक गुड रिडेंस। तो ये वाकई में बहुत बड़े गधे हैं या कि सुपर इंटेलिजेंट हैं, हम इनको नहीं समझ पाते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं एक क्वेश्चन इनके साथ ऐड कर, ये जो लोग हैं जो भारत के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जयफरलॉ टाइप, ये कोई भारतीय भाषा जानते भी हैं कि ये सिर्फ? अरे जयफरलॉ हिंदी जानता है साहब। अरे एक लफ्ज नहीं बोल सकता है वो बंदा हिंदी मैं बताता हूँ इस पे, I'll tell you something। जयफरलॉ जो है वो क्लेम करता है कि वो हिंदुत्व का एक्सपर्ट है क्योंकि वो हिंदी जानता है, लेकिन मैं जयफरलॉ के हिंदी टीचर को जानता हूँ, एंड आई हैव इट फ्रॉम हिम कि ये जो कुछ करता है वो सब बकवास करता है। बकवास, ही कांट स्पीक अ वर्ड ऑफ हिंदी। नाम के वास्ते उसने कुछ हिंदी क्लास ले रखे होंगे, उससे इससे बेहतर तो मैं स्वाहिली बोल लेता हूँ। तो एनीवे,
तो इसका क्या है आप देख लीजिए, ये दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ओ बोलिए बोलिए, इतना सब समझते हैं, तो इसमें क्या है हम उसके कि जो ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ेंगे। लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, एक डिसएग्रीगेटेड हाइव माइंड होता है, एक सेंटर नहीं होता है, 15-20 ऐसे सेंटर होते हैं, हार्वर्ड, येल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, लमोंड, फिगारो, सोएस, JNU। सियंसपो। अरे जेएनयू तो पब्लिक टॉयलेट है, उसकी वो कहाँ सेंटर बनेगा किसी चीज का? सियांस इज डिफरेंट, सीन्स इज डिफरेंट। हाँ, सियंस थोड़ा सियांस तो सोने वोने का काम है। सोने का फोने का नहीं है, बट चलो कम से कम एक पब्लिक टॉयलेट तो नहीं है जेएनयू की तरह, तो छोड़ो। तो ये बड़े बड़े बहुत डिसएग्रीगेटेड सेंटर्स हैं जहाँ से बहुत सारे ये लोग आके ये बक करते हैं। अब इनका ये क्या है आप देख लीजिए, ये सब के सब चाटुकार है। एक जमाने में इनका काफी सारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता था, और उधर क्या हुआ कि उन प्रोफेसर्स अपने चाटुकार को ही प्रमोट किए जाते थे। तो अब क्या हुआ है कि ये पार्टीज जो हमेशा हर देश में देश को चलाते थे, आप देखिए कांग्रेस को क्या हो चुका है, कांग्रेस को क्यों ऐसे हो चुका है। कांग्रेस में बहुत अच्छे एडवाइजर्स हुआ क्या करते थे, एकेडमिक्स दुष्ट होते थे, पर कम से कम प्रधानमंत्री को एडवाइस तो, पॉलिटिकल एडवाइस तो ठीक से दे देते थे। अब तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब एक 2 कौड़ी का चाटुकार अपने 2 कौड़ी का चाटुकार को ही प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बना के प्रोफेसर बनाएगा, तो वो चौथे 4 कौड़ी का चाटुकार बन गया। और वो जो 4 कौड़ी का जो चाटुकार है, वो फिर एक और 2 कौड़ी का अपने चाटुकार को प्रोफेसर बनाता है, तो फिर वो 6 कौड़ी का चाटुकार अगला प्रोफेसर बन जाता है। तो ये जो आप सब देख रहे हैं, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इट इज इंटेलेक्चुअल इनब्रीडिंग लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डाउन सिंड्रोम। इनब्रीडिंग से यही होता है ना, कॉन्सैंग्विनिटी। तो ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सैंग्विनिटी से भी यही होता है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हिंदुस्तान में हम एक चाटुकार के देश हैं, हम हिंदुस्तान नहीं है, हम चाटुकारिस्तान है। क्योंकि मेंटल स्लेवरी की कोई गोरा आदमी ने आके कुछ बोल दिया, आय 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 आय, क्यों? क्योंकि वो गोरा था। मेरे को ये याद है, पता है, एक बार जब मैं मद्रास में अपने घर में मच्छी खरीदने जाता था, 80s में था, तब एमजीआर चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने जाके पूछा, यमा यदकमा एमजीआर का वोट पोड़ रहा है, क्यों तुमने एमजीआर को वोट डाला? उसका जवाब पता है क्या था? वो जो फिशर लेडी थी जो मेरे को बेचती थी, क्योंकि वो गोरा था। गोरा है? हाँ, गोरा। सो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गोरा आदमी आके बोलेगा घास हरा है, स्काई ब्लू है, पोप कैथोलिक है, सूरज पूरब से उदय होता है, और ऐसे अगर बोलेंगे। पर अगर गोरे आदमी ने बोल दिया, वाह 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 वाह, गोरे आदमी ने कितना प्रोफाउंड है, कितना प्रोफाउंड है उसका थोड़ा सा भी। और हम इतना एक हाइजीन ऑब्सेस्ड कंट्री हैं, एक बंदा जो अपना पिछवाड़ा धोता तक नहीं है, जब आके तुम्हारे सोफा पे बैठ के उसका जो उधर सब वो पसीना निकलता है, उससे दाग आपके सोफा में लगता है। आपने कभी सोचा है? आप गंदे लोग बिजनेस क्लास इकोनॉमी में जाते हो, उसमें गोरे लोग बैठे हैं, उन्होंने कभी भी अपना पिछवाड़ा साफ नहीं किया है, उसमें सब वो पसीना पता नहीं क्या क्या दाग लगा के एयर इंडिया के बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास सब में लगा हुआ है। और आप बोलते हो सेल्फ रेस्पेक्ट करते हैं हमको, हम बहुत साफ करते हैं। हम गायत्री मंत्र बोलने से पहले कमंडलू से अपने आप पे गंगा जल ये करके करते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हो। छी छी छी। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जो लेफ्टिस्ट का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपने कहा कि इन ब्रीडिंग से जो है, संजय जी एक आग्रह है। हाँ? मैं उठ के जा सकता हूँ? क्योंकि इसके साथ मैं बैठूंगा, इसकी कंपनी में बैठूंगा, मैं मारा जाऊंगा। क्यों? गोरे मारेंगे आपको क्या? नहीं गोरे तो नहीं मारेंगे, और बहुत सारे लोग मार देंगे। ये बहुत डेंजर आदमी है।
नहीं सर, मैं प्लीज आप मुझे दे थोड़ा वॉश देयर बिहाइंड, क्षमा करिए ना मारेंगे सर, आपको। ये इसकी कंपनी में देखिए बहुत ये डेंजरस आदमी है ये। देखिए ये भी मलदवार धोते नहीं हैं, इसलिए इनको बहुत अगर आप उठ के जाएंगे तो ये चार्ज आपके ऊपर भी लग जाएगा मेरे ख्याल से, इसलिए आप बैठे ही वैसे रहे तो निमित ठीक है। बेटा थोड़ा वो स्टेरिलाइजर लाना थोड़ा इधर चिच करना है। चलिए हाँ पूछिए। तो हमारे जो कांग्रेसी अ, बड़े नेता हैं, अब तो शायद ग्रो अप हो बचे गए हैं क्या? कोई बड़े नेता उधर? ग्रो अप हो गए क्या? हाँ। ग्रो अप है, 50 के पार तो मान लेते 60 हैं, प्लस है। 50 प्लस यूथ। He is only 2 years younger to Amit Shah, by the way, or something like that. Is 2 years older than योगी आदित्यनाथ। हाँ। तो that you can see the difference। Still youth leader, हाँ। तो जो यूथ लीडर हैं वो इनके चक्कर में क्यों फंसे रहते हैं, जबकि लेफ्ट का जो हाल भारत में है वो उनके सामने है। वो क्यों अपनी पार्टी को लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ले गए हैं? देखिए ये लेफ्ट विंगिज्म जो है, इसका जो रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है ना, आप जितना भी गलत करते रहोगे वो बोलते रहेंगे कि पर ये असली लेफ्टिज्म नहीं है। आपने देखा है ना, जब भी कोई लेफ्ट विंग इकोनॉमी कोलैप्स होता है वो हमेशा बोलते हैं दिस वाजंट ट्रू लेफ्टिज्म, यूएसएसआर वाजंट ट्रूली लेफ्टिस्ट, चाइना माओ सेतुंग वाजंट ट्रूली लेफ्टिस्ट, वेनेजुएला It's like not really it's leftism. like Abrahamic religions। It is. Every time it goes wrong, it is. Remember, communism is an Abrahamic religion. Never forget that. The root is from there. A lot of the core philosophy is from there. तो इसमें क्या होता है, ये लोग हमेशा हर चीज को एक्सटर्नलाइज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लेनिन बोलते थे कि एवरी आइडिया इज वर्थ 1000 पेजेस ऑफ थियरी। तो ये बकवास लिख लिख के इन्होंने इतना सारा थियरी बना दिया है कि जो भी बुद्धू आता है, जो असली में बुद्धू होता है, उसको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन मिलता है कि मैं बुद्धू हूं, पर ये सब महामहिम हैं और इन्होंने मेरे को बुद्धिजीवी का दर्जा दे रखा है। और जब एक असली में एक बुद्धू पैदा होता है इस नमूने की तरह, उसको ये वैलिडेशन की जरूरत होती है। तो इसको लगता है कि भाई मैं इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, पर ये बुद्धिजीवियों का हाथ मेरे पे है। सो इसमें क्या है, इट इज अ वेरी पावरफुल, इट इज पीपल इलेक्शन हार भी अंडरएस्टिमेट। जाऊं तो मेरे को मॉरल विक्ट्री तो होती मेरे है। को मॉरल विक्ट्री हुआ है। इलेक्शन हार भी जाऊं तो कम से कम इन आइंस्टाइन के सपूतों का मेरे पे दया है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। जब वो एनएसी चल रहा था यूपीए के टाइम पे, एक बंदा था वो फूड सिक्योरिटी करता था, जॉन दरेज करके। आजकल वो राजस्थान सरकार को एडवाइस करता है। अच्छा, आई माय कमिसरेशंस टू मिस्टर गहलोत, पोर चैप, व्हाटएवर ही इज, ही डजंट डिजर्व जॉन दरेज। जॉन दरेज क्या करता था, उसको अमर्त्य सेन ने आके बोला कि देख तू, तेरे को एनएसी में भर्ती होना है, तू बस बोल दे कि तू मेरा इंटेलेक्चुअल ये है। तो पहले जॉन दरेज ट्राई टू अवॉइड सेइंग ऑल ऑफ दैट, उसके पीछे घूमते रहा। फिर ही रियलाइज कि राहुल गांधी wasn't interested in what Jean Drèze had to say, and finally he said, see, you are the only one who understands me, you are my intellectual heir. Immediately, अरे आप तो भगवान के समान हैं जॉन दरेज जी, आपका फूड सिक्योरिटी बिल में इमीडिएटली ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके, यही उनका गेम रहता है। नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप देखेंगे कि जब भी एक कंट्री राइज कर रहा है बिलो से अबाउट $1,500-2,000, एक कंट्री का जो डिस्कोर्स, नेशनल डिस्कोर्स होता है, वो बहुत सबसिस्टेंस लेवल पे होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा दे दो, ये दे दो। $2,000 के ऊपर, 1,500 के ऊपर ही जब होना शुरू हो जाता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ी सी भी पैसा आ गया तो एक कॉन्फिडेंस हर बंदे में आ जाता है। You see that confidence and a polity turns more and more nationalistic. इनको लग रहा है कि अभी भी ये हिंदुस्तान वही $500 पर कैपिटा इनकम वाला देश है, जिसको ये रोटी, कपड़ा, मकान, भीख का पॉलिटिक्स, ये सब चलता है। तो ये दूसरी बात है। They are their political narrative. He thinks he can win with the same slogans his grandmother could. तीसरा प्रॉब्लम क्या है, इसके पापा बहुत जल्दी मर गए थे और इसके माँ ने इसको एक क्लासिक यूरोपियन सोशल डेमोक्रेट की तरह रेज किया है।
यूरोपियन सोशल डेमोक्रेट जो है उसका जो वार्तालाप है वो एक $20,000 इकोनॉमी का वार्तालाप है, एक $2,000 इकोनॉमी का वार्तालाप नहीं है। आप बोलोगे सोशल इक्विटी, वो इट इज लाइक एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर टू रिक्शा वाला, वो समझ नहीं पाएगा ये सब क्या बकवास बक रहे हो आप, ठीक है। सो वैसे एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर का रिलेवेंस रिक्शा वाले के अलावा कोई भी बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल भी नहीं समझ पाया है आज तक। अभी तक नहीं समझ पाए। सो देयर इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग बिकॉज ऑफ जैसे हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा होते जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है और नेशनलिज्म बढ़े जा रहा है। ये तो मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया, ये हंटिंगटन ने प्रेडिक्ट किया था ना, दैट द मोर एंड मोर कंट्रीज राइज द मोर नेशनलिस्टिक दे बिकम एंड थिंग्स लाइक दैट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में। तो क्या हो रखा है आप देख लीजिए, अभी हम ज्यादा नेशनलिस्टिक हुए जा रहे हैं, पर इसके माँ ने इसको एक यूरोपियन की तरह रेज किया है जहां नेशनलिज्म एक गंदा शब्द है, क्योंकि उनके दिमाग में नेशनलिज्म बस हिटलर और मुसोलिनी है, अच्छा नेशनलिज्म उधर हुआ नहीं है, ठीक है ना। सो ये सब ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो आके इस बंदे में जैसे दूध दही बन जाता है, वैसे उसमें वो कीड़े मकोड़े आहिस्ते आहिस्ते दूध को दही बना रही है, सड़ा हुआ दही बना रही है। ये तो दिमाग का दही बन रहा है। उसके दिमाग का तो दही बन चुका बट है, वो प्रोबायोटिक हाँ, प्रोबायोटिक दही बन रहा है उसका। अब इसमें देख लीजिए देश में क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। पहले सेंटर इधर था, राइट इधर था, लेफ्ट इधर था। हम हमेशा थोड़ा इधर, हमारा सेंटर हमेशा थोड़ा लेफ्ट में ही रहा है। मोदी आजकल इतना लेफ्ट विंग बन चुका है कि मोदी का जो पॉलिटिकल स्पेस है इधर से राइट से लेके बिल्कुल इधर तक है, यानी कि लेफ्ट विंग स्पेस बस इधर ही बचा है, एक्सट्रीम में। दिस इज द ओनली लेफ्ट विंग स्पेस लेफ्ट। अब उसमें सबका कंपटीशन बस उधर ही चल रहा है। मोदी एक बंदा है जो पूरा इधर कंपीट कर रहा है, ये सब बस इधर के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी का एक जमाने में 2004 में और 9 में they had 60-70 seats. 66 in 2004 and 40 odd in 2009. Now they are down to what, 5 seats? Something like that. And Less that than too, 10. and that too it was because of Stalin Because, की दया because in of Tamil Stalin Nadu। की दया. नहीं तो फिर वो 1-2 सीट पे नीचे आ जाते। बंगाल तो उनके हाथ से गया, त्रिपुरा उनके हाथ से गया, बस केरला पे अटके हुए, ठीक है ना। तमिलनाडु पे अटके हुए, तमिलनाडु पे दया के वजह से अटके हुए हैं और कुछ नहीं। अब ऐसे स्थिति में आप देख रहे हो कि लेफ्ट विंग स्पेस श्रिंक कर रहा है। आपकी तब भी इतनी बुद्धि नहीं है कि आप यू विल ट्राई टू मनूवर आउट एंड कम टू द राइट। नहीं, ये इडियोलॉजी का यही प्रॉब्लम होता है, जब बस जाता है ना कीड़े की तरह, तब आप दही को वापस दूध नहीं बना सकते हो ना। तो लैक्टोबैसिलस बैठ गया है दूध पे, वो अब प्रोबायोटिक दही बन रहा है, दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ये जो लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो स्पेसेस की बात कर रहे हैं, ये मैं इस समय देखता हूं कि जो मोदी की आलोचना जो मैं देखता हूं, तो वो ये कुछ तो ये तो लेफ्ट विंग वाले हैबिचुअल हैं, और ये जो हैं ये बिल्कुल बोगस और बकवास बातें करते हैं, इसमें कोई सेंस ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जो एक्चुअल जो क्रिटिसिज्म होता है, जिसमें थोड़ा बहुत दम है, वो जो फार राइट वाले जो हैं विद इन, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जिन्होंने मोदी को एज ए नेशनलिस्टिक आइकॉन जिताया है, वहाँ से हो रही है आजकल, जिसको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है। और दे विल अल्टीमेटली गो विद, जब उनके पास कोई कुछ नहीं दिखेगा तो वो वापस मोदी के साथ ही जाएंगे। नहीं, बट संजय जी, मैं देखिए लेफ्ट का जो क्रिटिसिज्म है वो एक लेवल पे बहुत एलिटिस्ट क्रिटिसिज्म है, और एक लिहाज पे बहुत प्लेबियन क्रिटिसिज्म है, बहुत ही घटिया लेवल का। लेकिन जैसे मैं उसको नहीं स्वीकार करता, मैं जो फार राइट का जो क्रिटिसिज्म है उसको भी स्वीकार इसलिए नहीं करूंगा कि देखिए, आप बेशक एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम से बोल रहे हो या पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, लेकिन जिस आदमी ने सरकार चलानी है उसकी मजबूरियां होती हैं। आप तो रहे हुए हैं ना, हम लोग तो खैर अभिजीत और हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं रहे, हमने उस लिहाज से हमारा वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, आपका तो है।
आप बहुत सारी चीजें अगर चाहते भी हो कुछ करना, आपके हाथ बंधे होते हैं, क्योंकि आपको अपने मर्यादा के दायरे में रहना पड़ता है, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं। और जो लग्जरी आपके एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट के लोगों की है कि जो मर्जी वाहियात चीज बोल दो और वो सबको स्वीकार्य होनी चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। तो मैं उस क्रिटिसिज्म को भी निराधार मानता हूं एक लिहाज से। वो ठीक है, वो क्रिटिसिज्म, और मैं ये भी मानता हूं कि देखिए, अगर एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है, बेशक इम्प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल नहीं तो डिबेट क्या होगा, आपकी डिस्कशन क्या होगी, नहीं तो हम सारे यहाँ पर बैठ के एक ही बात कर रहे होंगे ना। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सॉलिड एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे क्रिटिसिज्म है जो मैं भी सोचता हूँ कि काफ़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको इसी बीजेपी ने जब वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय इन्होंने वॉकआउट किया था, दे अपोज दिस। और आज जब वो क्लैरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पिटिशंस पड़ी हुई हैं तो वो उसको डिले करते जाते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना करते हैं, वो जवाब ही नहीं देते हैं, जिसके चक्कर में वो होता जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल, आई वुड नॉट से फार राइट, लॉट ऑफ राइट थिंकिंग पीपल आर ऑल्सो डिसगस्टेड कि भाई जवाब तो दे दो, तो इससे मामला अच्छा, आगे अब बढ़े। मैं उस या क्रिटिसिज्म, वक्फ एक्ट है जैसे, आई हैव नो प्रॉब्लम्स जो लोग इन मुद्दों को उठाते हैं, और मैं मानता हूं कि कई इसमें से लेजिटिमेट, आपने ये बात की, मैं सीएए को भी लेके आता हूं, करेक्ट। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि सीएए बहुत अच्छा कानून था। मैं ये भी मानता हूं कि सीएए में आपने बहुत बड़ी ज्यादती की, ये कहकर कि 2014 पे ये बंद हो जाएगा, इसकी क्लोजिंग डेट है, राइट। आई क्लोज, क्या जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर दमन 2014 के बाद नहीं हो रहा क्या? और या ज्यादा हो गया, 2015 जो भी इनकी कट और ऑफ ज्यादा डेट हो थी, गया आजकल और तो। ज्यादा हो गया है, राइट। क्या बाकी जगहों पे ये दमन बंद हो गया है? तो जिस कारण से आप इस कानून को लेकर के आए थे, जिस उद्देश्य से लेके आए थे, आपने उसी को डिफीट कर दिया। एक तो लिमिट लगा के, दूसरा आपने आज तक नोटिफाई नहीं किया। अभी कोविड चल रहा है अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री। अच्छा, तो अब सो देखिए, ये वैलिड क्रिटिसिज्म, और इसमें तो मैं बिल्कुल इसको मानता हूं कि ये टोटली वैलिड है, और देयर फीट शुड बी हेल्ड टू फायर कि आपने क्यों नहीं किया ये, ठीक है। लेकिन जो, अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेशक हो, वक्फ वाला वो हो, मैं उस पर भी आई थिंक बहुत लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं, लेकिन माइनॉरिटीज का स्टेट वाइज, लेकिन देखिए, अच्छा, अब Identification जो हो। सरकार में, अब मुझे नहीं पता कि सरकार कैसे सोच रही है, नहीं सोच रही, बट आई एम जस्ट ऑफरिंग अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि देखिए, अगर हम इस समय इस एक्ट को, या जो हिंदू टेम्पल एंडाउमेंट्स वाला जो चक्कर है, जिसको हमारे मित्र आनंद बार बार उठाते हैं, मैं मानता हूं कि उसको भी जाना चाहिए, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उसको रिप्लेस किससे करेंगे, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन कई बार सरकार ये सोचती है, यार अगर मैंने अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये हटा दिया, तो अभी एक कानून का एक ऑब्स्टिकल लगा हुआ है, इसमें तो इतनी बवाल ना हो जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो तो कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड वेरी वेरी एक्सप्लिसिटली कि भाई जो उसमें रिलीजियस कैरेक्टर लिखा हुआ है वो तो सिविल सूट से ही तय होगा। तो वो हो गया, आपको तो केवल उसको फॉर्मल जामा नहीं, पहना बट है। वो ये होता है ना कि यार सरकार उस पर अपनी अप्रूवल लगा रही है, तो मैं आई थिंक वो उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी कंपल्शंस हैं। कंपल्शंस आइडियोलॉजिकल नहीं है, कंपल्शंस पॉलिटिकल भी नहीं है, कंपल्शंस गवर्नेंस की कंपल्शंस है। शायद वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये लोग ऑपोजिशन में कल को आ गए ना, तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा शोर ये मचाएंगे कि इसको हटाइए, और ये दूसरी सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अब उसमें दोगलापन भी है, हिपोक्रेसी भी है, वो सब कुछ है, वो राजनीति है, वो राजनीति ऐसी चलती है ना, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये है इशू। नहीं, मैंने जो सवाल ये पूछा था कि भाई बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, आई थिंक मे बी नॉट जस्ट फार राइट, लेकिन जो जैसे नेशनलिज्म के भी इश्यूज हैं, उसमें से भी जो चैलेंजर है उसको, उन इश्यूज को भी एक्सप्लॉइट करने का एक माइंडसेट तो होना चाहिए ना। बट वो नहीं करना चाहता ना, तो क्योंकि वो उसने बिल्कुल, अगर उनको उन्होंने फ्री स्पेस दे रखी है, जैसा अभिजीत ने कहा कि भाई
80% स्पेस तो आपने राइट से लेके और ऑलमोस्ट टिल फार लेफ्ट वो तो दे रखी है पूरी एक बीजेपी को, और संजय बाकी जी 20% में बाकी भारत खाने लग रहे हैं। में राष्ट्रवाद को डिफाइन कौन करता था? कांग्रेस पार्टी डिफाइन करती थी। राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दी है? कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस उससे टोटली अलहदा हो गई है। आज कांग्रेस समझती है राष्ट्रवादी होना गाली है, माँ बहन की गाली दे रहे हो आप किसी को राष्ट्रवादी बोल के। लेकिन देश की जनता जो है वो तो राष्ट्रवाद में बहुत यकीन रखती है। इट्स अ आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर पीपल इन दिस कंट्री। आप अगर आपने वो सारी की सारी जो स्पेस थी राष्ट्रवाद की, आपने इस लिहाज से सीड की है, उस इनके हत्थे दे दी है कि आप कल को अगर राष्ट्रवाद की बात भी करते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि आप उससे पहले इतनी वाहियात बातें कर चुके हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली जो बात है, अब ये समझा ही नहीं कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स किस संदर्भ में लिखा है और उसकी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या दी है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब तो ये है कि indestructible union of states. it is not a federation, it is a union. And most important words that Ambedkar put, it is an indestructible union of destructible states. Of destructible states. Infinitely destructible states. ठीक है, अच्छा, Correct. not only that, the powers given to the government in Delhi are amazing. ये तो इन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है। अगर ये चाहें और अगर इनमें ये दम हो, अब जैसे बंगाल में जो कत्लेआम हुआ था चुनाव के बाद, भाई चुनाव कौन जीता कौन हारा वो एक अलग बहस है, वो ठीक है, कंसीड करो आप इलेक्शन, ममता बनर्जी जीत गई, जिस भी कारण से जीती वो जीत गई, और वो रिगिंग के करके नहीं जीती, वो जीत गई, ठीक है, मैं मानता हूं ये। लेकिन फिर वो जो कत्लेआम शुरू हुआ उसके बाद, उस पे भारत सरकार के मुंह में दही जमा हुआ था। आपने क्या किया कि एक रिपोर्ट मंगवा ली किसी से, आप गवर्नर को बोल रहे आप रिपोर्ट भेजें, रिपोर्ट से क्या कत्लेआम रुके आज तक? तो आपने उस समय आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था, आप सरकार को उसी समय बर्खास्त करते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। देखिए आंतरिक सुरक्षा बहुत कुछ कर सकते थे। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 256 आप जो हैं वो बाइंडिंग कमांड दे सकते हैं। 256 356 256 256 जो यूनियन स्टेट्स रिलेशंस वाला जो क्लॉजेस हैं 246 से और क्या अगर आप ना करें तो फिर आप उसके बाद में बताता हूँ 355 है, ना 356 आता है। देयर इज अनदर आर्टिकल 365 365 says that if a valid instruction or a valid command from the union has not been observed, has not been followed, then it is a breakdown of constitutional. It is a breakdown of constitutional machinery. It is defined. आपने कभी एक इंस्ट्रक्शन तक नहीं जारी किया, बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन। आप रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, आप एक इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए ना। आपके पास बहुत सारे, ये वहां पर फेंसिंग नहीं होने दे रहे, यू कैन इशू इंस्ट्रक्शन। अच्छा संजय जी, मुझे एक चीज बताएं, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन इशू इंस्ट्रक्शन। अब एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप तो वकील भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स की टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रेलवेज। रेलवे एक्ट में है, रेलवे एक्ट में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे मेंशन में है दैट यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द रेलवे। अगर आप कल को रेलवेज, जैसे आप पंजाब में उखाड़ दे रहे हैं रेलवेज, या आपने ब्लॉक किया हुआ है, वो 1-2 दिन वाली बात तो अलग है, 6-6 महीने आपने रेलवे लाइनें ब्लॉक की हुई हैं और भारत सरकार चुप करके बैठी हुई है, अच्छा रेलवे ब्लॉक की हुई है, आप रोड से चले जाइए। ये सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? अब ये क्रिटिसिज्म्स हैं और ये वैलिड क्रिटिसिज्म्स हैं और ये होने चाहिए सरकार के खिलाफ, और ये ना तो राइट से आ रहे हैं ना लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट? तो क्रिटिसिज्म, और जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो ये क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स उनकी वैसी है, वो खुद ही उल्टे काम करती है ना बैठ के वहां पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 256, 365 and 355, So tell me, what is stopping leading them to from using 356. it? What is stopping them from using it? ऐसा एक आंतरिक सुरक्षा में एक नालायक सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इट इज इंटरनल सिक्योरिटी में तो निश्चित रूप से आई वुड से कि आई टेंड टू एग्री विद यू। इंटरनल सिक्योरिटी इज देयर एक्चुअली हील।
जब हम इजराइल गए थे, वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो पूरा मॉड्यूल था, उसमें क्या सिखाते हैं, यू निप अ रायट इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। अगर 10 लोग इकट्ठा हो गए, आपका गेम उधर ही फेल हो गया। यू प्रिवेंट देम फ्रॉम इवन कलेक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। इधर होने दे रहे हैं, ब्लॉकिंग होने दे रहे हैं। अरे इवन जस्टिन ट्रूडो इज बेटर दैट यू एट कंट्रोलिंग अ रायट। जबकि आपके पास कानूनी तौर पर ये अधिकार दिया हुआ है, कानून ने भी दिया हुआ है, संविधान ने भी दिया हुआ है, आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहते। फिर आप बोलते हैं हम तो हताश हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्यों सरकार ये नहीं करता है, क्योंकि उनको भी ये गोरे लोगों का चाटुकारी करना है। आगे गोरा क्या, जस्टिन ट्रूडो क्या बोलेगा हमारे बारे में, वो पता नहीं उसने वो उसका तो एयरक्राफ्ट ही फेल हो गया बेचारे का, तो अब क्या कर सकता है वो। हाँ, जिस एयरक्राफ्ट में पता नहीं क्या क्या स्टेन्स थे सीट पे। पॉपुलेटेड फुली बाय पीपल विद अनवॉश्ड। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपको वो G20 के चेयर्स फोकट में भी दिया, प्लीज घर से निकाल दो। तो अगेन मूविंग ऑन, ये अशोका यूनिवर्सिटी का क्या झगड़ा है। हम ये मानते हैं कि भाई पॉलिटिशियन नहीं समझते, ये अशोका यूनिवर्सिटी वाला तो बड़ा एलीट बोर्ड है, ये भी नहीं समझता लेफ्टिस्ट को। अशोका में क्या था कि यही वो कबाल है जो सर्टिफिकेट ऑफ इंटेलेक्ट देता है। जैसे जॉन ने राहुल गांधी को सर्टिफिकेट ऑफ इंटेलेक्ट दिया, वैसे ये लोग अपना एक गेम चलाते हैं। आप मेरे को एम्प्लॉयमेंट दो, मैं आपके यूनिवर्सिटी को ये चमक दूंगा कि आपने अकबर की तरह वो नवरत्न इकट्ठा या विक्रमादित्य की तरह नवरत्न इकट्ठे करके रखे हैं, इसीलिए आपका दरबार सबसे उच्च स्तरीय दरबार है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स हैं। ये इनका हमेशा से गेम रहा है। एक 2 कौड़ी के तुच्छिए को भी ये क्योंकि वो लेफ्टिस्ट होगा, उसको एक बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा मानते हैं। तो अशोका को पहले नया यूनिवर्सिटी को हमेशा एक नाम चाहिए, तो उन्होंने इन लोगों को एम्प्लॉय किया, इनका गेम खेला, ठीक है। इन्होंने पूंछ बहुत ज्यादा हिलाना शुरू कर दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम बस इधर नौकर चाकर हैं, मालिक जो हमारे कटोरी में खाना देते हैं वो तो असली इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर हैं इसके। उन्होंने पूंछ ज्यादा हिलाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक फिर जाना शुरू हो गया। अब आप देखिए संजीव भीखचंदानी क्या कर रहा है, सबको एक के बाद एक पटक के निकाल के फेंक रहा है। क्यों? दिस इज मार्केट करेक्शन हैपनिंग, दिस इज व्हाई यू ट्रस्ट मार्केट्स। द पेरेंट्स हैव स्टार्टेड कॉलिंग द मैनेजमेंट एंड सेइंग, भाई देख तेरे यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा ड्रग्स कर रहा है, अफीम फूंक रहा है, गांजा फूंक रहा है, पता नहीं क्या क्या फूंक रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो। इसीलिए 4 दिन पहले ये आया था कि संजीव भीखचंदानी इज क्रैक डाउन ऑन द ड्रग्स, क्योंकि जो स्टूडेंट बॉडी था वो ड्रग यूज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था। पहले इस पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया, फिर ये जो सब एकेडमिक मैलफीजेंस हो रहा है उधर, एकेडमिक्स के नाम पे जो एक्टिविज्म हो रहा है, फिर पेरेंट्स ने ये पूछा कि भाई हम तुमको हर सेमेस्टर का 10-11 लाख दे रहे हैं, आप उसका क्या ये सब ढिंढोरा पीटने वाला काम करवा रहे हो। ये कैसे इसको काम मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद? घर पे आके ढिंडोरा पीटता है। मैं इसको कुछ ग्रामची है इसके बारे में पूछता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता है, निकाल के मेरा टपेली और करची को लेके ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। कैसे स्कूल हो? सो मार्केट फोर्सेस वर्क, द पेरेंट्स हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड द मैनेजमेंट हैज स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन दीज फ्रॉड्स। इसी वजह से तो झील को अपने काम से निकाल दिया गया है, नहीं तो आपने देखा था वो झील और क्रिस्टोफ ने रिजाइन कर दिया, और नलिन मेहता का क्या झगड़ा चला था। नलिन ने तो उसकी पूरी गंदे गंदे मलद्वार ये वाला पैंट ही उतार के छोड़ दिया। वो जो इलेक्शन वाली रिसर्च डाली, नॉट नो, ये उधर का स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट चलाता है ये बंदा, और उसको पता नहीं था कि जाट्स आर काउंटेड एज ओबीसी। He didn't know what each community is classified as। वो बोल रहा है ओ बीजेपी ने फुल अपर कास्ट टेक ओवर। अरे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है भाई, तुम्हारा प्रेसिडेंट दलित था, शेड्यूल ट्राइब की है, पता नहीं क्या बकवास बके जा रहा है। आउटराइट एकेडमिक मैलफीजेंस, और क्रिस्टोफ जाफरेला को निकाला तो बहुत अच्छा किया।
उसने रिजाइन किया है। बहुत 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 मेहरबानी है। बहुत मेहरबानी की उसने। थैंक यू क्रिस्टोफ, इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट कम बैक, नोबडी वांट्स यू। नो 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 नो, I think the only person, राहुल गांधी wants the him. only person who wants, the only person who wants these third raters is that idiot Anant Goenka who runs Indian Express. अरे, I have invited Christoph to Jaipur Dialogues. He is not responding. If you are listening, Christoph, don't be shy. Come and देखिए, अगर वो talk आएगा, to me. मैं नहीं आऊंगा। Come to talk to me about it. हाँ, we are cancelling him। नहीं नहीं, मत कैंसिल करो, नहीं, उसको हम बुलाएंगे। हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व पे आपको वो सामने बैठा देंगे। नहीं, पर मेरा कुर्सी अलग कुर्सी होना हाँ, आपका अलग कुर्सी होगा और वो जिस कुर्सी पे बैठेगा उसको जलाया जाएगा। हाँ, जलाया जाएगा। डन डन डन, ऑल एग्रीड। आई एम वेरी हाइजीनिक। नहीं तो हम उसको कहेंगे कि भाई ठीक से जो है वो पानी से धो के आना। और जो फ्रेंच लोग होते हैं वो सबसे यूरोप के सबसे गंदे होते हैं, पता है? अगर आप इटली में जाओगे, इटली में सब धोते हैं, पता है? इटली यूरोप का एक देश है जहां सब के सब धोते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है कि उनके पता नहीं 10 शावर भी लगा दो उनके बाथरूम में, साल में एक बार ही नहाएंगे। वहाँ जो एल्जीरियन आते हैं और वो, उधर तो साफ करने का छोड़ दो, जो एल्जीरियन आते हैं वो भी नहीं धोते। वो भी नहीं धोते हैं। सब उधर जाके, अरे राइट्स क्यों कर रहे हैं? जब खुजली होते रहेगा क्योंकि आप धोते नहीं हो, तो आप जाके राइट करोगे ना। पेरिस में क्यों राइट होते रहते हैं? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि फिर व्हाई डोंट द फ्रेंच राइट? जो ओरिजिनल फ्रेंच है, गोरे, उनके भी तो खुजली होता होगा। अरे उन्होंने तो अपने राजा का सर काट दिया था, आप भूल गए क्या? राजा रानी सबका सर काट दिया था। अच्छा, ये भी है कि ये खुजली के बाद तो मैं मान सकता हूँ, इसलिए है क्योंकि जितने भी लेफ्टिस्ट आइडियाज हैं पूरी दुनिया में, वो सारे के सारे वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। और अगर ओरिजिनेट नहीं होते हैं तो फिर वहां पे इनक्यूबेट होते हैं। वो ग्रैम्शी इटालियन होगा, लेकिन उसका सारा कल्चरल मार्क्सिज्म जो है वो इनक्यूबेट फ्रांस में बट होगा। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग अबाउट द फ्रेंच? दे आर वेरी स्मार्ट। उधर जो भी गंद मैल फैलता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, आजकल यूज कर देते। खुद अपने में आप वोकिज्म सबसे वीक है फ्रांस में। अगर आप वोक करोगे निकाल देंगे आपको काम से। पर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं, स्वीडन को एक्सपोर्ट करते हैं, हर जगह को एक्सपोर्ट करते हैं, पर फ्रांस में नहीं रखते। तो 2024 के इलेक्शन की जब बात हम कर रहे हैं, तो और कौन से इश्यूज हैं वो जो इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्या कश्मीर का इश्यू इसको इम्पैक्ट करेगा? आई थिंक कश्मीर में जो हुआ है वो ज़रूर इट विल वर्क, एक पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा सरकार के ऊपर। और जो बीजेपी वाले हैं वो चुनावों में जा सकते हैं ये बोलते हुए कि भाई देखिए, ये हमने एक तो हमारा एक आइडियोलॉजिकल इशू था 370, हमने उसको बिल्कुल हॉलो आउट कर दिया। कश्मीर के अंदर हम संविधान में हमने ऐसे जिसे बोलते हैं आपने रिफॉर्म्स किए कि कश्मीर में हालात अच्छे हो गए। कश्मीर में आतंकवाद अब काफ़ी हद तक हमने कंटेन कर लिया है। पथराव जो हो रहा था वो बंद हो गया, पत्थरबाजी। लोग जो हैं मुख्य धारा के साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। कश्मीर में अमन और चैन है और हमने वर्चुअली सेटल कर दिया इशू। तो ये एक पॉजिटिव टिक मार्क तो जाएगा सरकार की हित में। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक जो हालात पैदा हुए हैं कश्मीर में, और आई मस्ट कन्फेस कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये हालात इस कदर वो इम्प्रूव कर पाएंगे। मेरा अभी भी मानना ये है कि हालात बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं और शायद हमारी उम्मीदों से ज़्यादा हुए हैं, या हमारी आशंकाएं जो थी वो काफ़ी हद तक निराधार साबित हुई हैं। लेकिन ख़तरा अभी भी है। और ये मान लेना कि जो पाकिस्तानी हैं वो अब बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं। ठुस तो हो गए हैं कई चीज़ों में, लेकिन वो कुछ ना कुछ उंगलबाजी करते रहेंगे। आतंकवाद, जो जिहाद का जो एक एडिक्शन है पाकिस्तानियों में, वो अभी तक गया नहीं है और शायद नहीं जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए रहेगी, लेकिन उसको काफ़ी हद तक आपने कंटेन कर लिया है। जहाँ मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि एक आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, ऑल्दो ये शायद चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन जो प्योरली एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, वो ये है कि आप कश्मीर के अंदर राजनीति में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाए
कि कश्मीर की राजनीति को आप एक दूसरे लेवल पर ले जाते हैं। दैट विल बी अ लोकल इशू। लोकल इशू नहीं रहता ना, वही अगर कश्मीर जैसे स्टेट में कुछ भी चीज़ लोकल नहीं रहती ना, वो फिर नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पुरानी पार्टियां थी वो अभी भी कहीं ना कहीं पे उनका कुछ ना कुछ अस्तित्व बचा हुआ है। और आपने कोई नई ऐसी लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई वहाँ पर जिससे ये हो कि भाई अब ये राजनीति को भी एक दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे। जो पुराने राजनेता हैं वहाँ पर अभी भी वो वही वाला रिटोरिक इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। आप उमर अब्दुल्ला को देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, महबूबा तो बिल्कुल ही टोटली, वो तो शी इज़ गॉन एब्सोल्युटली ऑन द अदर एक्सट्रीम। लेकिन जो बाकी सरकार के साथ जुड़े भी थे वो कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन उनको मिला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा उनका ये माने कि उन्होंने अपने आप अपनी जड़ें जो हैं जनता में मजबूत कर ली हैं। तो जो जो कई बार डर जो लगता है वो ये है कि जैसे ही राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होगी तो वही रिटोरिक जो पहले होता था कि आप कुत्ते के साथ तो शिकार कर रहे हैं और भेड़िए के साथ आप भाग रहे हैं, रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद द हाउंड, अगर मेरा अनुवाद ठीक है, वो वाली जो पॉलिसी कश्मीर में इस्तेमाल हुई है कि आपने हरदम अलगाववाद का, कहीं ना कहीं सॉफ्ट अलगाववाद का नारा लगाया ताकि हम भारत सरकार से कुछ ना कुछ हथिया सकें, कुछ ना कुछ ऐंठ सकें, भारत सरकार को हम इतना मजबूर कर दें कि हम जो मर्जी करें कश्मीर के अंदर, हम जितनी मर्जी चोरी चकारी करें, हम जितनी मर्जी लूट खसोट करें, कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि नहीं तो अलगाववाद की आग भड़क जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति प्रैक्टिस करने वाले अभी भी सक्रिय नजर आते हैं। और अगर वो राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है तो फिर ये दोबारा से अगर आ जाएंगे तो फिर जितनी आपकी जो आपकी उपलब्धियां हैं वो कहीं रिवर्स ना हो जाए। लेकिन 2024 से पहले तो कुछ अन्य होता है। लेकिन भारत 2024 में खत्म भी तो नहीं होने वाला नहीं, ना। हम तो 2024 इलेक्शन की बात कर रहे हैं मेनली। आप क्या बोलेंगे? किस चीज पे? कश्मीर चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? नो, आई थिंक एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम क्या होता है कि इन जैसे मुद्दों पर, सिक्योरिटी मुद्दों पर, इंडिया इज अ वेरी फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इवन इकोनॉमिक पॉलिसी अवर्स इलेक्टोरेट। तो इसमें क्या होता है कि अगर कश्मीर ठीक चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है तो फिर मुद्दा उसका नहीं कोई है। मुद्दा ही नहीं है। अगर कुछ खराब होता है ना तभी मुद्दा बनेगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी डू आई थिंक पाकिस्तान विल क्रिएट सम मिस्चिफ आउट देयर? श्योर। डू आई थिंक इट विल ब्लो अप इनटू अ बिग इनफ इशू कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाए? नहीं। क्या पाकिस्तान चाहता है कि मोदी सरकार दोबारा आए? हाँ और ना। आप कह रहे हैं ना कि वो कुछ करेगा। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मोदी पर जो फोकस है फैशिज्म का, तानाशाही का, मुसलमानों का गैस चेंबर में मारने का, ये सब जो है ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि उन पे फोकस नहीं आता है उनके दिमाग में। वैसे पाकिस्तान पे कोई फोकस नहीं कर रहा है बट उनको लगता है कि इस वजह से हम पे ये नहीं होगा। दूसरी तरफ वो भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान अब उस क्षेत्र में है जहां हमारी जो डिल्यूजन्स हैं उनके साथ compete करने का, वो भी अब nobody is buying the story anymore. Once India goes to the moon, once it hosts G20, you're not really competing with India. जहां आपको वो बहुत स्वीट सी पंजाबी ग्रैंडमा थी जो बोल रही है मैं पानी नहीं आ रहा है धो नहीं पा रही हूँ, ये सब वो दादी है ना पंजाबी पाकिस्तानी आंटी गवर्नमेंट वाली आंटी। तो जब वो सिचुएशन है इनका, जब इनका $1 क्या 200-300 के पास है ना आजकल, 303 था कल, बिक रहा है, कुछ भी चल नहीं रहा है, आपका चक्राधारी लोन चल रहा है, जो भी चल रहा है, एक लोन को निभाने के लिए आप नया लोन ले रहे हो। ना 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 ना
अब लोन को निभाने के लिए नहीं ले रहे, उसको इंटरेस्ट, सिर्फ किश्त अदा करने के लिए आप नया लोन ले रहे हैं। तो चक्रधारी से भी नेक्स्ट लेवल पे। तो जब ऐसे आपकी स्थिति है तो आप क्या करेंगे? एट द सेम टाइम जब आपकी स्थिति ऐसी है तभी आप उंगलीबाजी करोगे हिंदुस्तान में, ताकि कुछ ना कुछ हो और आप अपना इलाका बचा सको। आर्मी बोल सके देखो वी नीड दी आर्मी, पीपल शुड नॉट आस्क व्हाई आर वी स्पेंडिंग सो मच ऑन दी आर्मी जब हमारे के खाने के लिए ये। उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो अभिजीत ने कहा, जहाँ पर शायद मैं टोटली एग्री अभिजीत से नहीं करूँगा। मैं यहाँ तक तो इनसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानियों में ये एक एहसास होना शुरू हो गया कि यार ये तो कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर वो वाली बात हो जाती है ना कि अगर हम compete नहीं कर पाएंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म है। लेकिन रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो है। अब उसमें वो ये चाहते हैं कि मोदी हार जाए, क्योंकि अगर मोदी हार जाएगा तो जो बाद में आएंगे वो वही लल्लू पंजुओं होंगे और उनकी वही लल्लू पंजुओं वाली पॉलिसी होगी। पाकिस्तान वो मणिशंकर अय्यर जो उनकी किताब, हमारे भाई, हमारे सबसे अच्छे लोग, हमारे ही जैसे लोग, वो सब जो बकवास है, वो मोमबत्ती वाला जो कबाल है और क्राउड है, वो दोबारा से कि वही आना जाना होना चाहिए। आज तक मैंने कई बारी लोगों से पूछा है, यार इतना आना जाना होता था, आप ही कहते हैं ना, आप ही के पुराने राजदूत, कि 3 लाख वीजा साल के इशू करते थे। भाई मुझे कोई ऑडिट तो बताएं कि कितने आपके रिश्ते इंप्रूव हुए उसमें। अब कितना है? आजकल भी हैं, काफी हैं, 25-30 हजार हैं अपेरेंटली। 3 लाख से तो हाँ, 3 लाख से कम है, बट 25,000 भी क्यों होने चाहिए? 25 क्यों नहीं होने चाहिए सिर्फ? ठीक है ना, 25 भी क्यों होने चाहिए? 25 भी क्यों भाई? वो कई बार ये होता है कि किसी अधिकारी ने आना है, कुछ है, उस टाइप का हो सकता है, बट अदरवाइज क्यों हो? सो द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी कि ये जितने लोग ये सब बोलते हैं ना कि हाँ ट्रेड होना चाहिए, अरे क्या ट्रेड करोगे? मतलब खून की खेती करनी है तो कर लो, 70 साल से करते आए और 70 साल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मोदी गया, जो भी आएगा वो वही हिमाकत करेगा जो सारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम रीच आउट करेंगे, और उसमें हमारा मौका लग जाएगा, क्योंकि हम वापस रेलेवेंट हो जाएंगे। हम भारत को दोबारा से आंखें, अभी तो ये इग्नोर कर रहे हैं हमारे को, क्रिकेट भी नहीं खेलते, आप तो क्रिकेट के उस्ताद हैं। आजकल उनके लिए जय शाह जो है सबसे बड़ा विलन है, क्योंकि इसने श्रीलंका में करवाया, देखिए मैच भी नहीं हो पा रहे। और भारत में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वही वाले प्रॉब्लम, शायद उनकी भी वो है धुलाई वाली, कि वो भी ठीक तरीके से नहीं करते होंगे, तो उनकी भी खुरक हो रही है बहुत सारी कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। अगर सरकारी अधिकारी जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जाते? अरे चले जाओ ना, वहीं पे रहो, क्यों आए? आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं इनमें से जिनके माँ बाप जो है वहां से पलायन करके आए। आपको इतनी, हर्षमंदर टाइप के जो लोग हैं, आपको इतनी तकलीफ है तो वापस चले जाओ ना यार, किसने बोला था यहाँ आओ? वैसे हर्षमंदर आपकी तरह IAS है ना? हाँ, इन्हीं की बिरादरी का है। 2 साल सीनियर है। जब हम अकेडमी में थे तो हमको लेक्चर देने आया था, हमें याद है अभी भी। वैसे आप बच गए, आपने सुना नहीं उसका लेक्चर, मेरे को लगता है। मुझे तभी थोड़ा सा वो चमन टाइप का लग रहा था वो उसी वक्त। अच्छा, मैं एक और पूछना चाहता था आपसे कि क्या US डीप स्टेट ने राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस खो दिया है? हाँ और ना। हाँ, क्योंकि मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि अभी जो ये चंद्रयान वाला खास तौर से जो ये हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें जो US डीप स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव मीडिया है, उसने भी भारत की और मोदी की तारीफ करी थी। ये बड़ा अनयूजुअल लगा मुझको, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी ये काम नहीं करते। ये कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। आप प्लीज काइंडली, आप हेडलाइन पढ़ रहे हैं, आप अंदर देखिए, अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर अपनी शैतानी की हुई है। हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट विच ऑपरेसेस माइनॉरिटी, ये लिखा हुआ है। चंद्रयान मिशन पर भी यूजिंग इट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, ये लिखा हुआ है, तो आप ये ना समझें। तो राहुल गांधी का, आई विल टेल यू व्हाई दे आर बोथ डिसअपॉइंटेड विद हिम, बिकॉज द बॉय इज अ लूजर।
आई मीन देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस, बट ये बंदा, इसको आप पूरा एग्जाम के पहले पूरा 100 का 100 इसको आंसर दे दो मैथ्स का गाइड, और ओपन, इसी के लिए एक ओपन बुक एग्जाम भी रख दो, ताकि बच्चे बाकी सब क्लोज्ड बुक करेंगे, बस आप ओपन बुक करोगे। तब भी इफ यू आस्क हिम व्हाट इज 2 + 2, ही विल आस्क यू अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। It depends on what the escape velocity ऑफ of जुपिटर इज, एग्जैक्टली। तो ये ऐसा वाला लड़का है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे हैव आल्सो डबल डाउन ऑन हिम, क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। इससे बड़ा ऑपोजिशन में घोंचू और घोंचू मैक्स ही है। और इज इट आल्सो बिकॉज क्योंकि उनके प्यू जैसे रिस्पेक्टेबल जो उनका यार ऑपोजिशन में लीडर तो बहुत वो भी उद्धव ठाकरे 79% हैं, पॉपुलैरिटी दे रहा है। हाँ, उद्धव ठाकरे का पार्टी कहाँ है? आज बन जाएगा पार्टी तो, हाँ, वैसे पार्टी कांग्रेस बन का पार्टी जाएगा, कहाँ है? कुछ नहीं। स्टालिन भी तो है। नहीं, वो उद्धव ठाकरे उदयनिधि स्टालिन भी तो नो है। नेशनल रेलेवेंस, नो, जीरो नेशनल रेलेवेंस फॉर ऑल दीज पीपल। ममता जब हिंदी बोलती है, आप समझ पा रहे हैं? मेरा पैराफ्रेज करता हूँ अपना क्वेश्चन। ममता दीदी ने तो गोवा में इलेक्शन लड़ा आप था। जानते हैं वो रेटिंग्स कैसे बनाते और हैं? क्या हुआ? आप जानते हैं वो रेटिंग्स कैसे बनाते हैं? वीडेम, फ्रीडम हाउस, वो सब उसके होते हुए भी प्यू रिसर्च या जो दूसरी जो रिलायबल रेटिंग्स है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी 70 से 80% है। तो इतना तो वो भी रेटिंग समझते हैं, उनका सारा इलेक्शन उसी के बेसिस पे होता है। तो उनको पता है कि ये वापस आने वाला है, इसलिए वो थोड़ा सा soften हो रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट इज मोर दैट दे हैव ट्राइड, इट इज दैट दे रियलाइज देयर रिसोर्सेज आर बहुत लिमिटेड। जो उनकी, जब ये एरिक गारसेटी एम्बेसडर बना, उसके पहले जो डीसीएम था उनका, जो कारोबार चला रहा था उनके एम्बेसी का, वो एक नंबर की चुड़ैल थी। वो ना हर चीज़ में पता नहीं क्या क्या तुच्छ जर्नलिस्ट को कंग्रेचुलेशंस देती थी अपने ये सर्कल में, और वो बस यही वामपंथी लोगों से बात करती थी, और हमेशा जो भी यौन संबंधी कोई त्योहार होता था उसको ही मनाती थी। हर चीज़ में, दिवाली में रेनबो लाइट करो यूएस एम्बेसी को, होली को रेनबो लाइट करो। उसका पूरा एक सोच विचार था यौन संबंध, बाकी उसका कोई विचार ही नहीं था। तो ऐसे जब आपके बुद्धू लोग आप इधर राजदूत की तरह भेजोगे, तो आपका फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? आप भी देख लीजिए। ये एरिक कौन सा ये है, वो देख रहे हो कर क्या रहा है? कोई हार्ड पॉलिसी पे कुछ काम किया उसने? पहले 2 महीने इधर सरवणा भवन जाके डोसा खाता है, फिर जयपुर में आके पता नहीं रावत मिष्ठान भंडार पे जाके कचौड़ी खाता है, फिर जाके तो इसीलिए रावत मिष्ठान भंडार की कचौड़ी मांग रहा था। हाँ, इसीलिए इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिक गारसेटी, है ना। और देखा, फिर सच्चाई जो होती है ना कहीं से निकल के आती है। और देखिए, अभी ये इतना गोरों को गाली दे रहा था, अब ये गोरों के नक्शे कदम पे चलना चाह रहा है। ये देखिए, ये दिस इज कॉलोनियल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं नक्शे कदम पे चलता हूं, उनके आपकी तरह उनके कुर्सी पे नहीं बैठता। राइस बैग वाले यही करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव रिप्लेस्ड। ये लीजिए सर, पास्टर, ये जो आपने बात की, ये पास्टर साहब, ये आपके लिए है। नहीं, ये आपके लिए है पास्टर साहब। मेरा गिफ्ट है आपको। जयपुर डायलॉग्स के बंधुओं, देखिए पास्टर सैमुअल डिक्सन को मैं ये चावल। भाइयों एवं बहनों, आप जानते हैं कि हम इस समय जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में हैं, और ये द चर्च ऑफ जयपुर, ये मेरी तरफ से गिफ्ट दिया गया है ये होली चर्च ऑफ जयपुर के शयनम अयंगर को। हाँ, ये आपके लिए सर। अनंत शयनम अयंगर जी, इसको आप रखें। नहीं, आप रखिए सर, आप रखिए। देखिए, अगर किसी को ये कैसे, अगर ये जयपुर डायलॉग्स का ऑफिस होता और चर्च नहीं होता, तो आपको एक बोरी चावल कहाँ से, आप बताइए, आप किसी ऑफिस में देखा है कि एक बोरी चावल मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो आपको भी पता चल गया ये एक्चुअली चर्च है, ये पास्टर है। आपका मैंने पर्दाफाश कर दिया है। ये लाए तो आप अपने साथ हैं। नहीं, मैं कहां से लाया? अनंत शयनम अयंगर क्रिप्टो। हम क्यों आएंगे भाई? हमको स्टूडियो में चावल लेके कौन जाता है भाई? अनंत शयनम अयंगर क्रिप्टो जी, अब आप ये बताएं कि जो हम बात कर रहे थे जिसकी कि
गोरों के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं और उनके हिसाब से आप चलना चाहते ये हैं। मैं खुद गोरा हूँ, मैं यूक्रेन से आया हूँ। अच्छा, very देखिए good। 3500 साल पहले एकदम आप मुझे ये बताएं कि डीप स्टेट जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी कॉन्फिडेंस हिल चुकी है और वो ये देख रही है कि यार यही रहना है तो इसी के साथ मैनेज करो। इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। They are settling for the least worst in a whole set of bad options because right now they don't have an option. बस यही है. It is नोटा कहते हैं ना, no other alternative. क्या नहीं, नोटा is none of the above. None of the ये टीना factor. There is no alternative. Well, बुद्धू है पर हमारा बुद्धू है तो मेरा, है तो बुद्धू मेरा है पर है तो मेरा। वो बहुत नहीं, फेमस लाइन मैं है वो मिर्जापुर में। बुद्धू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सयाने की बात कर रहा हूँ। सयाने से नहीं, रिकंसाइल वो कर भी रहे हो। सियाना है लेकिन है तो मेरा। हम्म, अभी तो मुझे काम चलाना पड़ेगा, काम चलाएंगे वो। देखिए, आई थिंक समवेयर इन द अमेरिकन सिस्टम आल्सो देयर इज अ रिकग्निशन कि ये वाली जो सरकार है ये उनकी पिट्ठूनी बनेगी गोरों की, लेकिन ये सरकार एक्चुअली मानती है कि पश्चिमी देश जो हैं उनके साथ भारत को अपने संबंध जो हैं और ज़्यादा घनिष्ठ करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा क्लोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे को अगर अपने लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करना है, तो वेस्ट के साथ एक क्लोजर रिलेशनशिप हमारे लिए वो रास्ता आसान करेगा। ये इनका मानना है। अब उसमें आप जितना मर्जी उसमें आर्गुमेंट कर लें, लेकिन ये महसूस होता है कि ये इनकी ये सोच है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 2014 में भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय भी उनके खिलाफ कितना उससे पहले दुष्प्रचार हो चुका था और कितना उनको एक विलेन की तरह पोर्ट्रे किया था। लेकिन और सिर्फ दुष्प्रचार और पोर्ट्रेयल की बात नहीं थी, उनको इंसल्ट किया गया था पॉजिटिवली। उसके बावजूद जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी पॉकेट में रखी हैं और ये डिसाइड किया कि नहीं, भारत का हित इसमें है कि हम इनके साथ दोस्ती करें या एक बेहतर रिश्ता करें। एंड ही हैज डबल डाउन ऑन इट। कहीं ना कहीं अमेरिकी सिस्टम में भी एक रिकग्निशन है। अब उनको बेशक वो पसंद ना हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको अमेरिकी सारे पसंद है। ये जो है ना कि हम पहले रिश्तेदारी करेंगे, उसके बाद हम अपना कारोबार मैं करेंगे, इसको नहीं, पैराफ्रेज जरूरत ही करूं, नहीं है। कैन आई से लाइक दिस कि अमेरिकन सोचते हैं कि दिस मैन इज अ प्रैग्मेटिक पर्सन, सो दे कैन डू बिजनेस विद हिम। Yes, I think up to a point I would probably go along with what you're saying. They can do business. No, of course they can do business. They've done fabulous business with it. You seem skeptical. No, I think Modi has done it very strategically कि जब से उसको पता चला है, और ये उसको गुजरात टाइम से ही पता चला है कि ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उसने बहुत इंटेलिजेंटली एक किस्म का लेवरेज उन पे बना के रखा है। ज्यादा भी नहीं दूंगा तुमको, पर देते रहूंगा तुमको थोड़ा 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 थोड़ा, जस्ट इनफ दैट यू डोंट टेक आउट योर क्लॉज, बट नॉट इनफ दैट यू कैन वॉक ओवर इन माई कंट्री। आई थिंक ही इज डन इट वेरी डिलिबरेटली. I mean, that's a smart way to do it. It's a very smart way of doing it. Yes, as I said, pragmatic. Man is very pragmatic. Good Jews are pragmatic. Yeah, some of them are. Many of them are. और भी बहुत सारे हैं, मैं उनका अब क्या नाम लूं, मैं कई है। हाँ, हमारे वो राष्ट्रपिता भी थे ना। What a study in contrast. Sardar Patel is also a good Jew and Mohandas is also a good Jew. Study in contrast, definitely. और ट्रूडो के बारे में क्या सोचते हैं आप? ट्रूडो, वो सर एक इतने, वो दुनिया के नए नीचे हैं। नए नीचे? नीचे। वो दुनिया के नीचे हैं, नीचे हैं, कुछ भी समझ लीजिए। वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं जो इधर आए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपना सरमन देने के लिए।
है ना। और उनके चरणों पे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत सीखा। वो लीडर हो तो जस्टिन ट्रूडो की तरह, उन जैसे एक महान लीडर मैं नहीं मानता हूं कि महात्मा गांधी से एक ज्यादा महान लीडर पैदा हुआ है, वो जस्टिन ट्रूडो में ही पैदा हुआ है। तो मोजे रंग बिरंगे क्यों पहनता है? क्यों नहीं पहनना चाहिए? वो सी ही शोइंग यू इंक्लूसिविटी। आप क्यों नहीं पहनते रंग बिरंगे मोजे? हाँ, मैं तो मोजे पहनता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं पहनते फिर? क्यों नहीं पहनते? दैट्स द मॉडर्न वे। देखिए उनका हर चीज जो है इंक्लूसिव होता है। ही शोइंग यू इंक्लूसिविटी थ्रू सॉक्स। अरे जो सॉक्स दिखा रहा है उसमें तो सारे शेड्स जो हैं वो ब्लू के हैं। नहीं, they are different colors, they are उनमें different कोई- shades of blue. बट So he's showing you that Red नहीं है even उसमें। he's showing you that even in monochromaticity there is nuance एंड डाइवर्सिटी. and diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी, आप क्या सोचते हैं ट्रूडो के बारे में? मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि यू को और आर को इंटरचेंजेबल कर दो तो बात बन जाती है. हाउ इट एक्सप्लेन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. ये तो भाई गलत बात है ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। सच बात ही तो है। यार मेरे को एक चीज बताएं, आप और मैं बहुत इज्जत करूंगा किसी भी देश के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, बिल्कुल वो करनी भी चाहिए, लेकिन आप ऐसी नीतियां बनाते हैं जो मेरे देश के हित के खिलाफ है और आप उसको अटरली बेबुनियाद उस पर आप एक पोजीशन लेते हैं जिसका कोई बेसिस इन रियलिटी नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस आप अपने यहाँ नहीं करते. अगर इस टाइप का हरकत हो, आप मेरे देश के अंदर आप बवाल करवाते हैं, मेरे देश के अंदर आप आतंकवादियों को प्रमोट करते हैं, आप अपने देश के अंदर मेरे जो राजदूत हैं, मेरे जो दूतावास के लोग हैं, उनके ऊपर लोग उनको थ्रेटन करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं. मेरी जो सोवरेन टेरिटरी है आपके देश के अंदर, आप उसमें असॉल्ट करवाते हैं, उसको डिफेस करवाते हैं. मेरे धर्म के जो लोग आपके देश में बसे हुए हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनके मंदिरों पर आप हमला करवाते हैं या उस पर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं. आपकी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती. जब ये गुंडे, बदमाश, माफिया जो है ये ओपनली लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, आप चुप करके रहते हैं. उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं इतना भी ना बोलूं कि आपका नाम ट्रूडो नहीं है, टर्डियो है. आई एम सॉरी, आई कांट डू दैट. इतनी दोगलापन मेरे में नहीं है, ठीक है ना. आप अगर आपकी एक पोजीशन हो सकती है, बहुत लोगों की है, मैं मान सकता हूं, आपकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी राजनीतिक मजबूरी ये है कि आप एक आतंकी गिरोह को आप प्रोत्साहन दें या आप उसको नजरअंदाज करें ताकि आपकी राजनीति चमके, और फिर आप ये चाहें कि मैं भी ये कहूं कि आप बहुत महान हैं, सॉरी आई कांट डू इट, आई विल नॉट डू इट. इस बार उसको अपने ठिकाने पे बिठाया गया है because he was given all the necessary protocol but nothing more than the necessary protocol. आप देखिए कोई भी उधर जो G20 का जो पब्लिसिटी स्ट्रिप निकला है उसमें उसका फोटो नहीं है, उसका वीडियो नहीं है, उसके बायलैटरल मीटिंग्स को किसी ने कवर नहीं किया है. आई डोंट थिंक ही हैड एनी सब्सटेंटिव बायलैटरल मीटिंग्स. जो एक लास्ट मिनट पे मीटिंग जो पुल असाइड करके के नाम पे किया गया था, उसमें भी मैंने अब तक इतना कठोर एक पीआईबी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है. वो अगर आप वो बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है. देखिए डिप्लोमेसी में कभी गाली नहीं दिया जाता है, पर अगर आप उन लाइंस के बीच में पढ़ो, वो बेसिकली बोल रहा है बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बीसीएमसी 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 बीसीएमसी. उसका लैंग्वेज वही था, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, आप जो भी मीटिंग किया गया था उनका, आप देख लीजिए उसमें एक मीटिंग में भी, और इसमें देख लीजिए जो बायोफ्यूल अलायंस था उसमें कनाडा पार्टनर है. उसमें आप उसकी तस्वीर देखिए, शायद आवर टीम कैन पुट इट अप व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ऑल द कंट्रीज फ्लैग्स आर देयर, partner Canada. So when Modi is talking in the biofuels alliance, you can see the Canadian flag right next to him, पर ट्रूडो को उस स्टेज पे अलाउ नहीं किया गया. जो ये पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है,
अमेरिका को बुलाया गया था उधर, because America and Canada and Europe are an integrated economy in that sense. Canada was not invited. He was kept out of everything. He has been put in his place very, very badly. And you can tell, जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कर रहा था, उसी से पता चल गया था कि ये बंदा बहुत गुस्से में है, क्योंकि इसको हर चीज से निकाला गया है। तो आज की चर्चा अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत क्राइस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। अयंत शयनम अयंगर क्रिप्टो और सुशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये तो एडिट हो जाएगा।